खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हमें आज ज्वाइन करने ही वाले हैं थोड़ी देर में इस्लामाबाद से, और बहुत खबरें होंगी अहम उनके पास। शहर इक़्तिदार से ताहिर मलिक साहब मेरे साथ है और मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरों का जिक्र कर लेते हैं। सेनेट इलेक्शन की टिकटों पर पार्टी के अंदर इंतशार बताया जा रहा है, मगर इंतशार है या एक लॉबिंग हो रही है, और ये असल तो मौका यही होता है वहाँ पे जो है अपने फ्रूट लेने का या जो सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। और क्या इसमें माल लगेगा या माल लग रहा है, इस पर हम पूछेंगे। इस्लामाबाद में भट्टी साहब बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसको टेक अप कर चुकी है। कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में हफीज़ शेख साहब हैं, 20 वोट तोड़ने पड़ेंगे, हुकूमत के एक तोड़ सकेंगे। जरदारी साहब कोई भी मौजा कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो खुफिया सियासत होती है, जो बैकडोर होती है, उस पर बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इसके साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि 100 लोगों की खातिर बाकी सारी बार को मिलान नहीं करेंगे। मगर क्या 100 लोग थे वो जिन्होंने 5 जजेस को मैसूर या यरगमाल बनने पर मजबूर कर दिया? बड़ा स्याह दिन था हमारी जुडिशरी की तारीख का। इस सिलसिले से कौम उम्मीद कर रही है कि एक दफ़ा तो ये कैफरे किरदार तक इनको पहुँचाए या इन्हें कानूनी हक दे दें, ये जो मर्जी कर लिए करें। इसके साथ साथ हुकूमत नई गाड़ियों पर कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं है। और खुशखबरी ये है कि भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब थैंक यू। और हम आपको जो है उदास हैं आप यहाँ पर। हजूर सवाल मेरा ये है आपसे कि इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में टिकटों की तकसीम है, तो क्या बड़ा काम ऑर्डरली हो रहा है या दाल जूतियों में बट रही है? जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, जूतियों में नहीं बट रही, ज़मीन से इकट्ठी हो रही है। खरीदो फरोख्त का बाजार लगा है। जानवरों की फिर इज्जत होती है। वो एक मालिक के पास बिक जाते हैं तो दूसरे के पास नहीं जाते। लेकिन अराकीन ने कुछ असम्बली दो जगह से पैसे पकड़े हैं जी, दो जगह से पैसे पकड़े हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ रेट बढ़ गया है पाकिस्तान का। देखे, इस्लामाबाद मुझे लगता है काफी बाद आता है पूरा मुल्क इसके बाद। अच्छा। इधर फिजा ही कुछ और है, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी जाने वाले रास्तों में एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढा जा रहा है, जिसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी को बनाया गया है। और उन्होंने अपने दौर में एक एनर्जी को, एक ऑयल रिफाइनरी लगवाने वाले को से सिर्फ 20 करोड़ रुपया नजराने के तौर पे, पता लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मंडी लगी हुई है। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बकरा मंडी में मंदा रहा था, इस दफ़ा सेनेट इलेक्शन में कामयाब व्यापारी अच्छा पैसा कमा लेंगे। काजी साहब, मैं सिर्फ सिंपल कह रहा हूँ, मुझे हैरत कोई नहीं हो रही। जब एक MP मुंतखब होता है वो भी पैसा लगा के वोट खरीदता है। दफ्तर बनाने का 1 लाख रुपया देता है, 10,000 रुपया एक रोज़ाना खर्चा देता है चाय पानी का, और 200 दफ्तर बनाता है। तो अगर अब वो बेचारा बिक रहा है एक जगह से 2-3 जगह, तो ठीक है। इधर पार्टी के सरबराहों ने भी अपनी मनपसंद लोगों को दी है ना टिकट। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं मुझे, ये बताएं कि मशाहिदुल्लाह खान साहब के टिकट पे मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ठन गई है, और जो हामी हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं कि जनाब राजा जफरुल हक साहब को नहीं दिया, उनको दे दिया। जो मशाहिदुल्लाह खान साहब हैं वो ज़रा ज़बान में बहुत आगे चले जाते हैं मियां साहब को डिफेंड, इसलिए उनको दिया गया टिकट। नहीं, राजा जफरुल हक वफादार आदमी हैं, चंद साफ सुथरे सियासतदानों में हैं। वो अपना ज़मीन नहीं बेचते, किसी को गाली नहीं देते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, असूलों की सियासत करते हैं। तो मशाहिदुल्लाह तो आखिरी हद क्रॉस कर जाते हैं। तो आपको सेनेट में या मौजूदा आपके सियासी जमातों को तहजीब दावा या आइन और कानून के मुताबिक गुफ्तगू करने नहीं चाहिए, गाली गलोच वाले चाहिए। तो मशाहिदुल्लाह ऐन मेहरते हैं। और बता दूं, नून लीग के 3 धड़े बन चुके हैं। 3 धड़े क्या मतलब? 2-3 चैलेंज दे रहा हूं, कोई नून लीग का बंदा मेरे साथ मुनाजरा कर ले, 3 नाम दूंगा MP जो मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुके हैं, नाम भी दूंगा टीवी पे। तो क्या ये किस किस्म के धड़े, जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए, फिर मैं मलिक साहब की तरफ आता हूं। देखे मैंने एक आदमी से कहा, भाई सेनेटर तुझे बनाऊंगा, मैं तेरी लॉबी कर रहा हूं और 3 महीने से मैं कर रहा हूं। वो मुझ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। सेनेटर टिकट मिल जाता ताहिर मलिक को, और मेरी तो दिहाड़ी मर गई। मुस्लिम लीग नून में एक नवाज शरीफ का धड़ा था, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का धड़ा है, एक इस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएशन चाहता है, एक शहबाज साहब का है। तो 3 धड़े हो गए। अब देखें कि नवाज शरीफ ने परसों रात बोरियों के नहीं बैंकों के मुंह खोल दिए है। और यूसुफ रजा गिलानी भी अच्छा खासा माशाल्लाह अमीर होने वाले हैं। अल्लाह ताला उनकी दौलत में, रिज़्क़ हलाल में और इजाफा करे।
अच्छा मलिक साहब, ये तो तीन धड़े बन चुके हैं और दो जगह से पैसे पकड़े जा रहे हैं, और क्या है खेल, क्या है खेल? तो वही है ना। तो अफसोस तो यही हुआ ना कि फिर कोई पार्टी अलग ना निकली। अगर तहरीक इंसाफ देखें, पीपल्स पार्टी देखें, नून लिखी कहानी तो एक, अभी आप बता रहे थे, भट्टी साहब बता रहे थे 3 हिस्सों में तकसीम है नून। तो मैं सोच रहा था अगर पीटीआई की तकसीम निकालें तो वो 15-20 बनते हैं। हम देखें फैसल वाडा साहब है, 1 नहीं 2 नहीं 1 पाकिस्तान। और तहरीक इंसाफ का बुनियादी तकाजा क्या था? इंसाफ। इंसाफ ये है कि आपके वज़ीर ने अदालत में एक झूठ बोला हुआ है। 62-63 पे आपने नवाज शरीफ को निकाला है और आपको पता है कि आप नहीं बच सकते। अभी तक आप इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, और उससे पहले ही नीवे हो गए आप क्या करने जा रहे हैं? आपने कहा जी आपको सेनेटर बना देंगे, इधर से आप नए लेकिन क्या आप पीटीआई को अप्रिशिएट नहीं करते? मैं अप्रिशिएट नहीं, मैं जी उन्होंने कम से कम इन मुकदमों से तंग आके इलेक्शन कमीशन पर हमला नहीं करवाया। नहीं चले, वैसे ऑप्शन तो है ना, वर्कर किसी के हाथ में नहीं होते, जैसे मुस्लिम लीग नून के हाथ में नहीं थे। आपका हक है, आप जो मुझे बताएंगे। मेरा पॉइंट है, मैं एज ए पाकिस्तानी ये सोच रहा हूँ, मेरा सवाल अपने आप से ये चला किसी से नहीं कि यार ये तहरीक इंसाफ हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, ये पीपल्स पार्टी हो गई, ये 3 अलग-अलग जमातें यार ये लड़ते क्यों हैं? एक दूसरे को गालियां ना दे, एक दूसरे के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बट काजी साहब, भट्टी साहब, ये एक ही है। इमरान खान ने साबित कर दिया है फैसल वाडा को टिकट देगा, इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अजान से ब्रेक है, जल्दी से हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये इसमें क्या लाबियों और क्या खींचातानी हो रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, वक्त भी बड़ा सितम ज़रीफ है। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनके खिलाफ काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब कोर्ट में चले गए थे कि इन्हें हटाएं, बड़े बददियानत लोग हैं उनके मुताबिक ये, तो उनको आज ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। कहानी क्या है? इनको क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? पीटीएम के मुश्तरका उम्मीदवार क्यों बनाया गया इन्हें? देखें काजी साहब, आपने खुद ही बात क्लियर कर दी। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को करप्ट नवाज शरीफ साहब ने साबित कराया था। करप्ट सादको अमीन नहीं थे वो। सिरे महल का इल्ज़ाम काजी सईद आरफ अमीन भट्टी मलक ताहिर ने नहीं लगाया, नवाज शरीफ ने लगाया था। 200 बिलियन वो लगाया था, काला कोट पहन के वो गए थे। अब देखें, राब्ते होते हैं, बैकडोर हो या फ्रंट डोर हो। यूसुफ रजा गिलानी को कोई और एंटर करा रहा है। सुन तो सही, जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खलके खुदा गैबाना क्या। यूसुफ रजा गिलानी को याद रखें कि यूसुफ रजा गालबन, मेरा ख्याल है अब्दुल हफीज़, ये जो शेख है, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के भी मिनिस्टर थे। मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी, आई एम नॉट श्योर। नहीं, आप श्योर हैं? आप सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना रहे हैं। मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना और उनके वजीर साहब का वजीर आज़म आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क को कर गए बेगाना। अब मुझे बताए कौन सी ऐसी मजबूरी है जिस शख्स को नवाज शरीफ ने नाहल कराया, उस शख्स को वजीर आज़म कराया जो उसका वजीर था, उसके मुकाबले में इलेक्शन हो रहा है। हफीज़ कैंडिडेट किसका है? जरदारी साहब साबित क्या करना चाहते हैं? थोड़ी सी कड़ियाँ मिलाएं। हफीज़ यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन जीतना मैटर नहीं करता। 10 वोट 346 के ऐवान में या 325 के ऐवान में खरीदना कौन सी इशू बात है? अगर चेयरमैन सेनेट में 62 लोग 51 हो गए थे, लेकिन ये किसको मैसेज जाएगा? ये मैसेज जाएगा जो कहते हैं मैं नारो नहीं दूंगा। ये उनके लिए लाया गया है। अच्छा भट्टी साहब, मैं उनके लिए लाया गया है। अदरवाइज काजी साहब सिर्फ एक 30 सेकंड, अदरवाइज 10 वोटों की बात होती तो 10 वोटों में तो हुकूमत खड़ी है, अदम एतमाद ही ले जाते। इतना यूसुफ रजा गिलानी को ला के इतना जोर लगाने की क्या जरूरत थी? 10 वोटों में हुकूमत खड़ी है ना, 10 इधर कर दो, ये पीडीएम को दे दो, तो उनके 172 हो गए। तो इसका मतलब इनको तो 20-22 वोट चाहिए, मगर इससे तो हम इमरान खान को फिर और अप्रिशिएट करेंगे। वो तो इसका मतलब किसी के फ्रंटमैन नहीं है, इसका खुद अपनी जात पे लड़ रहे हैं। अगर ये बात है, इमरान खान ने इस सिलसिले में यूसुफ रजा गिलानी के बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा जरदारी मैंने मरवाना चाहता है, कि उसके बाद इमरान खान को मैसेज दिया गया आज अच्छा सा 2-3 यार दुआ करें, आप भी और मैं भी। मरियम नवाज हमारी बहन मोहतरमा ने कहा है कि उनको एक छोटी सी सर्जरी हो रही है जिसका मुल्क में इलाज नहीं, वो हमने डिस्कस करने आगे। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे और पूरे मुल्क पाकिस्तान के बीमारों को सेहत, अल्लाह ताला उनको और अल्लाह ऐसे हमें हुक्मरान दे जो इक़्तिदार छिट जाने के बाद बीमारी से भी निजात रखे और सेहतमंद रहे।
मैं भट्टी साहब आपको सुनाना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ कहा है और राना सुनाला साहब, दोनों सुनवा दें जरा क्या कहा है उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। जो एस्टेब्लिशमेंट इनकी पार्टी को मुनज़्ज़म करने का काम करती थी, वो शायद उस काम में कोई कमी आ गई है, तो अब इनके हिस्से बखरे होने वाले हैं। अच्छा भट्टी साहब मेरा सवाल सुन लें। तो क्या मैं ये समझूं और बावर कर लूं कि जिस पेज पे मुस्लिम लीग नून की पैदाइश हुई थी उस पेज से अब इमरान खान हट गए हैं और ये वहां पहुंच गए हैं? नहीं, ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, पाँव पकड़े हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान के लिए उधर मुकम्मल ब्लैकआउट नहीं हुआ। मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी खुशफहमी में आ गया, इनकी अच्छी मुलाकात एक दो हुई है। अभी जो मैंने कहा था ना आपसे, गुजारिश है कि राब्ते होते हैं, बैक डोर हो या फ्रंट डोर हो। और फिर मैंने कहा था सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है हल्के खुदा तुझे गैबाना क्या। अच्छा भट्टी साहब, ये जो मरियम है ना, डी ट्रैप हो रही हैं। वो अभी इनामुल्लाह डायरेक्टर न्यूज़ हमारे से पूछे, इन्होंने देखा कि मेरी छोटी सी सर्जरी है पर उसका इलाज बस 30 करोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है, 20 करोड़ अवाम के पास बाहर जाना है। तो इन्हें जरदारी साहब, इमरान खान साहब ने एक गलती की, एक अहम तरीन मैसेज मिला उन्हें, फलां बंदे को जाने दे, उस पर उन्होंने कहा नहीं। अच्छा मैं लगता है मैं उनके मुंह से ही सुनवा देता हूं आपको। बात है वो करना। मैं मरियम साहिबा से सुनवा देता हूं सर्जरी के बारे में क्या कह रही है, सुनाएं जी जरा। मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना। मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, अब आपको जाना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत मजबूर करके बाहर भेजा जाएगा इनको, क्योंकि यार आपकी सेहत खराब हो रही है। आप भी मियां साहब जिस तरह बिल्कुल कोलैप्स करने वाले थे और फौरन वहां जिंदगी बच गई। जी बड़ी साहब, मरियम को एस्टेब्लिशमेंट से इतना प्यार क्यों आ गया? मेरी बहन को बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। मैं तो कह रहा हूं इन्हें काला बकरा नहीं, काला हाथी सदके का दे, क्योंकि देखे इनके वालिद साहब भी इलाज कराने के लिए 4 वीक के लिए गए थे, कमो बेशतर 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो देखो कादी साहब, उनकी सेहत की दुआ मलक साहब नहीं कर रही, ये ज्यादती है। उनकी छोटी सी सर्जरी के लिए अमेरिका में अगर 5-6 करोड़ का इलाज हो जाएगा तो मलक साहब को क्या मरोड़। नहीं भट्टी साहब, हम श्रीलंका भेज देते हैं, थोड़े पैसे लगेंगे, पास ही है। नहीं लेकिन मलक साहब ये भी क्या इनके जाने का। अच्छा, ये वाहिद मरीज होगा जो कोरोना दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान सेफ है, अल्लाह के करम से, नबी के सदके, अल्लाह के करम पाकिस्तान ये वाहिद बीमार है जो अमेरिका और उन इलाज में जा रहे हैं जहाँ कोरोना बहुत ज्यादा आया हुआ है। अल्लाह इनकी छोटी सी सर्जरी को सेहत दे। मैं तो बार बार दुआ कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी बीमारी की वजह से गए नहीं आए। जब आसफ अली जरदारी सदर थे, शाह हकान, वो क्या जो अमेरिका गया हुआ यार, जो हसैन हकानी, अच्छा जब उसके साथ गड़बड़ की तो तो वो भी बीमार हुए। आपको पता है रातों रात दुबई भाग गए थे जरदारी साहब भी। आज मुझे बिल्कुल याद। अच्छा मलिक साहब, अब ये तो मुझे लगता है कि मरियम साहिबा ने प्रिल्यूड या प्रेफिस बता दिया है उस आगे आने वाली कहानी का, कि कहीं ये तय हो गया जिसके लिए इतना जोर लगा रही थी मुस्लिम लीग नून। खुल के बात कर देते हैं कि इनको यहाँ से निकालें, मियाँ साहब बड़े परेशान है वहाँ पे, तो ये इनके जाने का सिलसिला होगा। नहीं मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल मरियम इस वक्त एक डिफरेंट मोड में है, वो इस वक्त फिर अग्रेशन में है। मैं उसकी अगर आप तकरीरें सुन लें, उसके ट्वीट्स देख लें, जो स्टाइल है वो शी इज़ कमिंग बैक। वो जो जहाँ से गुजरांवाले से सिलसिला शुरू हुआ था, ये मौजूदा आज वो गुजरांवाले में बात कर रही है। मेरा ख्याल है मरियम सॉफ्ट नहीं है। स्ट्रेटजी ये है जो भट्टी साहब ने बात की, थोड़ी सी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जरदारी फार्मूला क्या है? जरदारी फार्मूला ये है कि हफीज़ शेख के मुकाबले में जो उन्होंने क्यों लाया है अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को, उसकी वजह सबसे बड़ी है कि सबसे ज़्यादा जो डिसकंटेंटमेंट है ना, जो आवाज़ारी जिसको बोलते हैं, वो पीटीआई में, वो साउथ पंजाब में है। तो एक तो वो वज़ीर आज़म रहे हैं, एक पाकिस्तान के स्पीकर रहे हैं, उनके पर्सनल रिलेशनशिप
फिर सिंध में जिया-उल हक के बड़े मोहब्बत करने वाले थे, वज़ीर रेलवे रहे हैं, मैं आपको हम बताऊं। वज़ीर रेलवे रहे हैं। इसी तरह जो सिंध में पीर पगाड़ा है उनसे उनका फैमिली रिलेशन है, महमूद अहमद साहब है, मखदूम साहब, उनकी रिश्तेदारी जहांगीर तरीन से है। नहीं, but what they want to achieve, वो छोड़ दें, उनकी lineage छोड़ दें। पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ, जरदारी फार्मूला ये है कि अगर आप 20 के 20 वोट ले गए तो टेक्निकली आप वो जो लेकिन मेरा एक सवाल है। अब बात तो आप पूरी मजीद सवाल, करने देना। फिर आप साबित ये करना चाह रहे हैं 20 वोट से अगर आप जीत जाते हैं तो आप बताना चाहते हैं कि देखें ये तरीके अदम एतमाद हमारी कामयाब हो गई। और अगर ना भी कामयाब हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी, अगर 5-10 वोट भी ज़्यादा ले गए तो आप साबित करेंगे कि पीटीआई के अंदर ब्रेक है। नंबर 3 मैं आपको खबर भी देता जाऊँ, जरदारी का ये भी प्लान है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ से हार गए तो वो सिंध में होने वाले सेनेटर को से इस्तीफा लेंगे और फिर यहाँ से उनको वापस चले कोई बात, मैं उनके आने से पाकिस्तान की तकदीर और काया तो पलट सकती है ना। तो लेकिन अच्छा भट्टी साहब ये फरमाए, एक मेरा सवाल जो मेरे ज़हन में आया है, आपने मुशाहिदुल्लाह खान साहब को दिया जो फौज पर हमले करते हैं, आपने जो टिकट दे दिया आपको, जो क्या नाम है वो इरफान सिद्दीकी साहब को जो कि आर्किटेक्ट हैं, आपने टिकट दे दिया परवेज रशीद साहब को, तो आपने तो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे दिया कि हमारा आपका हेड ऑन है। तो फिर एक पेज कौन सा भाई, एक रहेगा या दूसरा रहेगा? कबर कहते हैं ना, कबर एक है बंदे दो ने, दो कबर एक बंदे दो है जी। हफीज शेख साहब भी किसके कैंडिडेट सबको पता है। अच्छा, मलक साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी की इतनी खूबियां सुनाई कि मेरा वोट होता मैं भी उनको दे देता। मैं समझ रहा था कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया 1947 में, मुझे पता ही नहीं था कि यूसुफ रज़ा गिलानी में इतनी खूबी है, इतना काबल, इतना मुहिब्बे वतन, इतना वोट खींचने वाला, अनबिलीवेबल यार, एक आदमी में इतनी खूबियां, तो ये इसके होते हुए पाकिस्तान अमेरिका क्यों नहीं बना? मलक साहब, मैं लोग बेवकूफ हैं कहते हैं कायदे तो बनाया, असल तो बनाया यूसुफ रज़ा गिलानी। नहीं, आप इसके गुरु को मिस कर रहे हैं। नहीं, सुनने ना मेरी ब्रेक पे जा रहा हूं। इसकी इतनी बड़ी खूबी है, इतनी बड़ी खूबी है कि वो जहांगीर तरीन का भी रिश्तेदार है, पगाड़ा का भी रिश्तेदार है, वो जो बाइडेन का भी कजन हो सकता है। अच्छा भट्टी साहब, बिल क्लिंटन का भी, सही बताया और भी बहुत खूबियां हैं। एक ब्रेक है, वाला बंदा हार नहीं सकता इलेक्शन। बस देखिए उनकी बहुत खूबियां हैं, उन्होंने इंतहाई तरक्की का राज। भट्टी साहब वो बहुत खूबियां, उन्होंने इंतहाई दयानतदारी से और मिसेज उर्दवान का जो हार था वो वापस कर दिया था, आपको याद होगा, सही शह सुर्खियों में लगी थी, लिहाजा इंटेग्रिटी वाले आदमी। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो देखूंगा बुज़दार साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या जोड़ तोड़ हो रहा है यहाँ पे, और जहांगीर तरीन साहब का क्या रोल है, इन हुए हैं और वो भी सुना है कि कैन ही मेक एनी डिफरेंस इन दिस सेनेट पोल्स रिजल्ट। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, हमने बड़ा एक अहम रोल रहा जहांगीर तरीन साहब का, जाहिर है इस मुल्क में जहांगीर तरीन साहिबान का रोल तो सियासत से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बताइए कि उनका रोल कहाँ तक है, किस हद तक कामयाब है, और जो यहाँ के गवर्नर पंजाब और चौधरी साहिबान ने कोई ड्यूटी लगी थी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, ये मर्जी के पीटीआई की मर्जी के रिजल्ट्स निकाल लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। जहांगीर तरीन अहम तरीन शख्सियत है, वो चाहे तो इमरान खान साहब के 2 सेनेटर लूज कर सकते हैं, वो चाहे, लेकिन वो कर ऐसा नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान साहब के मिडल मैन बहुत ज़्यादा उनके पास आ जा रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों से मुशावरत भी शुरू कर दी है, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। चौधरी साहबान तो अपना MPA सेनेटर बनवा लें, 7-8 सीटें हैं, बड़ा बज़ाहिर नामुमकिन है। लेकिन काजी साहब, मैं मरियम की बीमारी पे एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ मलक साहब, और आपकी इजाजत से सिर्फ 1 मिनट में, उसके बाद आज आप दोनों बोलिएगा, मैं बड़ा खुल के बोलें। अच्छा मलक साहब, आज मुझे जब मैंने सुना कि मेरी बहन मरियम नवाज बीमार है, उससे पहले नवाज शरीफ भी चले गए, हम पर मुसल्लत रहे, आपको पता है मुशर्रफ साहब भी इलाज की गरज से बाहर गए हुए हैं, मोइन कुरैशी भी रहे, शौकत तरीन भी रहे। एक गाँव होता है, उधर ना मेला लगा होता है, गांव का चौधरी अपने उधर हुक्का रखता है, सब आके हुक्का पीते हैं, चाय शाय आती है, मेला लगा रहता है। कोई एक आता है, चौधरी साहब, हाजी साहब, वो कहता अंदर आ जाओ, हुक्का पीता है, 2 टेलीफोन करता है। उस पुराने जमानों में आपको पता मोबाइल नहीं होते थे, PTCL फोन था, सारा दिन उधर रश लगा रहता है। कोई उसके बेटा होता है, एंड पे ना एक दिन वो हुक्का कोई गड़बड़ होती है, चौधरी को बीमारी हो जाती है, हुक्का एक साइड पे रख देता है, आधा रश कम हो जाता है, लोग का आना बहुत कम शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो डेरा सुनसान हो जाता है। कुछ देर बाद उसके टेलीफोन एक्सचेंज बैठ जाती है उस एरिए की,
उसके घर का, चौधरी के घर का टेलीफोन भी बंद हो जाता है। उसके घर आता ही कोई नहीं। एक दिन उसका मासूम बेटा मलक ताहिर की तरह सादा सा कहता है, अब्बा जी सारी उम्र साढ़े घर इन्ने डेरे रहे, कोई मेरा चाचा बनया दा सी, कोई मेरा ताया बनया दा सी, कोई ताड़ा दोस्त बनया दा सी बचपन दा, तो क्या वजह है, कितने दिन हो गए हैं इधर कोई आ ही नहीं रहा, आपको आवाज़ नहीं दे रहा, मैं आपको अकेले देख देख के परेशान हो रहा हूँ। तो बाप उठता है, पुराने गांव के लोग सादे होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, उसका सर को चूमता है अपने बेटे के, वो चौधरी बाबा बुजुर्ग, कहता बेटा वो तेरे चाचे मेरे यार नहीं सन, वो हुक्के दे ते टैलीफोन दे यार सन, पिंड च किधरे होर फोन नहीं सी हैगा, मेरे को आते सन, मेरिया तारीफां करते सन, फोन सुनते सन, फोन करते सन, हुक्का मुफ्त दा पींदे सन, चाह पानी लस्सी पींदे सन तो चले जाते सन। तो काश ये सेनेटर मुंतखब करने वाले ऐसे एमपी भी आएंगे। नहीं तो पीटीआई का हुक्का वापस आ गया, नहीं आया? पीटीआई का हुक्का आ गया है, अपसेट होगा, यूसुफ रजा गिलानी बड़ा कर सकता है, लेकिन पीटीआई को अगर नुकसान होगा तो उनके देने वाले टिकटों को होगा, बलूचिस्तान से होगा। बलूचिस्तान इमरान खान से मैनेज नहीं हो रहा। एक अहम तरीन शख्सियत, अब मैं वो बड़े अहम ओहदे पर फायद है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ जिम्मेदारी उन्हें दी गई है कि बलूचिस्तान में आप मैनेज करें। आपको पता है बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासत इंडिपेंडेंट है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। मगर अच्छा साहब केपीके में भी तो मसला है ना, खटक साहब पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं और वो सैफुल्ला पे कहा जा रहा है कि वो जैली सिगरेट बनाने में इन्वॉल्व रहे हैं, वहाँ पे भी कोई नेक नामी नहीं मिली इमरान खान को। वो सैफुल्ला नियाजी तो माशाल्लाह बैरून मुल्क से आने वाले फंड में इतने खुद कफील हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर इस वक्त मैंने आज पीटीआई के एक वजीर और 3 लोगों से रब्ता किया है, अगर किसी को खदशात है तो सबसे ज़्यादा ये सैफुल्ला नियाजी साहब पे है कि ये हम पे क्या मुसल्लत कर रहे हैं। ना इनका सियासी विजन है, ना इनकी कोई काबिलियत है, इनके बारे में दीगर एलिगेशन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का फैसला है तो जंगल का फैसला तो बादशाह ही करता है। अच्छा बड़ी साहब मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा मरियम नवाज साहबा ने कुछ कहा है, राब्तों की बात की, पहले भी करती रहती हैं, आज फिर क्या कहा है उन्होंने, इस पर फिर हम तबसरा लेते हैं। राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे हैं, शायद उनके इल्म में ना हो। जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया जाता। बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर बात ना करें, लेकिन ये गलत बयानी ना करें। अच्छा जी, ये तो बड़े कहते हैं बहुत ही ऊपर के राब्ते भट्टी साहब हो रहे हैं हमारे साथ, ज़मीन पे बंदा जलसे में आता कोई नहीं है, वो बड़े मजबूर हैं, इतने वीक है रियासत के जो हाथ जोड़ रही है इनके आगे। और किन से राब्ते हैं भट्टी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा कादी साहब, मरियम साहिबा के ख्याल में मेजर जनरल अहम ओहदा नहीं है, गालबन वो DGISPR को तनकीद का अदब बना रही थी कि ये उनका लेवल नहीं है, उससे ऊपर है। हो सकता है अमेरिकन कांग्रेस में बात होती हो सकता है जो बाइडन के साथ होती हो सकता है 7वें आसमान पर अर्श पे किसी से बात होती हो। अगर उनके नज़दीक एक DGISPR जो पाक फौज का तर्जमान है और उन्होंने ये कह भी दिया कि फौज को सियासत में ना घसीटे, मेरे पास तो और दुनिया में ऑप्शन अब रही कोई नहीं उनकी बात पे यकीन करने की। तो मरियम को थोड़ी सी अपनी अकल को रिवाइज करना चाहिए कि वो कहती है उनके ऊपर के लेवल की बात है। वो भाई बाप आपका इश्तिहारी, हामद आपका मार पड़ी हुई है, आप खुद बेचारी को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती आप में सारे बीमारों को दे, उन बीमारों को भी दे जो अस्पताल के बाहर जिनके लवाकिन एक महीना बाहर बैठे रहते हैं, जो गांव में इलाज करते हैं। तो मरियम साहिबा का ये जवाब मलिक साहब दे सकते हैं कि उन्होंने उनसे कौन कौन से राब्ते में हैं। मलिक साहब, अब अगर फौज को ना घसीटें, फौज कहती है, मगर फौज इनको दोबारा घसीट के अगर पावर में ना लाई तो ये कैसे आएंगे बेचारे? वैसे अगर आपने पढ़ा लिखा जवाब मैं दे देता हूँ, आवाम की खिदमत करें, लोगों के मसाइल पे बात करें, लोगों के मसले का सलूशन ढूंढें, उनको ऑर्गेनाइज करें, सियासत करें, क्यों नहीं? इनको कौन रोक सकता है? छोटी सी बीमारी का इलाज अमेरिका में होता हो, यूरोप में वो तो आप ऐसे उसने तो नहीं ना कहा मैं जा रहा हूँ, उसने कहा मुझे बीमारी है मैं जा नहीं रही है, तो उसने तो ये कहा मियां साहब नहीं जा रहे थे, उसमें बिलीव कर लेना। मियां साहब को तो आपने निकाला है। मलिक साहब गुस्साखी माफ 30 सेकंड, उन्होंने कहा पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, पाकिस्तान में इलाज नहीं है,
बीमारी अल्लाह उसको भट्टी सेहत साहब, दे, मुझे आप बीमारी बता दें, किसी पे मुझे नहीं आप बुरी बता बात दें, करनी चाहिए। आपकी सारी में इख्तलाफात के बावजूद मुझे इस सवाल का जवाब बता दें, अगर नवाज शरीफ यहाँ से जाना चाह रहा था तो ये निजाम के बगैर वो जा सकता था? खुदा का होगा, सारी मामा थी सर्जरी की बात निजाम के कि मेरी कायद मेरी लीडर ने ये कहा है मुझे वो सर्जरी है जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, मैं बाकी अल्लाह मैं तो उनके लिए 2 नफल कहते हैं हाजत के और 2 नफल तजद के सेहत के मान ले। तो अगर आपको ऑफर लगा दी है, उन्होंने मरियम ने तरीके से आपको ऑफर लगा दी है, कोई सोचना है तो सोच लो। अच्छा मलिक साहब, इसका मतलब भट्टी साहब आप पहले और फिर मलिक साहब बाद में, इसका मतलब है कि यहाँ से वो मायूस हो चुकी हैं, वो कह रही हैं कि मैंने बस काट दियो। एक तो इसका ये मतलब निकलता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, 35 साल इतनी अवाम की खिदमत करके छोटे से ऑपरेशन के लिए अस्पताल नहीं बनवा सके। जी भट्टी साहब। काजी साहब, मैंने अभी अर्ज कहा था ना, उस गांव ने कहा था बेटा मेरा कोई दोस्त नहीं, ये हुक्के के दोस्त थे या टेलीफोन के। तो ये हमारे हुक्मरान जब भी इक़्तिदार से अलग होते हैं तो इन्हें ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता। मेरे मोहतरम, मैंने वो किस्सा इसीलिए सुनाया था। आप क्यों मासूम बन रहे हैं? आप जब भी इन्हें इक़्तिदार से निकालेंगे इन्हें बीमारियां होंगी और ऐसी बीमारियां होंगी जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन जिस पाकिस्तान को बीमारी में ये डाल रहे हैं, हमारे पास उसका इलाज नहीं है। अच्छा, मैं अब एक और शख्सियत का जिक्र कर दूं, वो बेचारे बड़ी कोशिश में हैं और बड़ी जंग लड़ी है उन्होंने, अकबर एस बाबर साहब ने। वो कहते हैं मुझे सेनेट का चेयरमैन बनने की ऑफर की गई थी। अगर सुनाएं जरा, और फिर उन्होंने इनकार भी कर दिया। यार माशाल्लाह, जरा बताएं। पिछले ही दिनों इमरान खान के एक अजीज की तरफ से ये मुझे पैगाम दिया गया कि आपको पार्टी का कौन सा ओहदा चाहिए, आप उस ओहदे की निशानदेही करें, हम वो ओहदा देने के लिए तैयार हैं। साथ ही मुझे ये कहा गया कि अगर आप चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी की है इन्होंने इस मुल्क के लिए, हक की पे डट गए हैं अकबर एस अहमद साहब। क्या ख्याल? काजी साहब, इसका जवाब दे दूं मैं? जी दे दें। मैं अकबर साहब को जानता हूं। मेरा एक बात है, मैं इमरान खान साहब का तर्जमान नहीं। इमरान खान इन्हें काउंसलर का भी टिकट ना दे, चेयरमैन सेनेट तो खुदा का वास्ता है। हम लोगों ने कौम को गुमराह करने का ठेका ही ले लिया। वल्लाह ये हमारी हिफाजत करे बस। अच्छा भट्टी साहब, जल्दी से बताएं ना, इस्लामाबाद में बैठे हैं कौन से लोग हैं जो मरीम साहबा को ऑफर करें कि आप बाहर चली जाएं, और उन्होंने भी टेस्टली बताया है कि मेरे ऊपर प्रेशर है ताकि ये एकदम से बात ना खुल जाए। मेरी नजर में तौर पर उन्हें कोई ऑफर नहीं कर रहा। ये कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है, नवाज शरीफ कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जरदारी हुकूमत के साथ सेट है, 5 साल पूरे करेंगे। इनकी एफर्ट्स है कि अल्लाह दा वास्ता है सानू बाहर जान दो। मैं अपनी इतला दे रहा हूँ, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो वो यकीनन आके शेयर कर दें इन्हें कौन ऑफर कर रहा है। मुझे पता है इनके 2-3 लोग ताकतवर लोगों से हल्का आवर है कि खुदा के लिए मरियम को जाने दे। अच्छा भट्टी साहब, अब कोई ब्यूरोक्रेसी को जो 250 के करीब लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो सही काम नहीं कर रहे, ये क्या मामला है? कि ये कोई वो जो प्रेशर आ रहा है आलमी मालियाती इदारों की तरफ से कि ये अब सिर्फ पेंशन वाली नौकरियां ख़त्म करनी है, ऐसी इस तरह का मामला है या वाकई हम वी मीन बिजनेस? मलिक साहब पहले आप बता दें, फिर भट्टी साहब से पूछें। मैं क्या बताऊं, ये नोटिस आपने थोड़ी जो बात की, 263 जो ऑफिसर हैं पंजाब के, उनको आपने नोटिस किया, और आपको मुबारक हो। इस वक्त लाहौर, जिसको हम पाकिस्तान का दिल कहते हैं, दुनिया में इसको ना ग्रासी सिटी ऑफ ईस्ट गोरे ने इसको कहा था, और इसको देखने के लिए हज़ारों साल से किताबें लिखी जा रही हैं। दुनिया का नंबर 1 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गया है। यहाँ पे रहना जो है वो इंसान के लिए नामुमकिन हो गया। आप आँख कान गला पूरी दुनिया में देख ले, सबसे ज़्यादा मरीज आपको लाहौर में मिलेंगे। ये है आपका। तो ये आप समझते हैं कि आपने सिंगल हैंडेडली बुज़दार साहब ने किया है? मेरा ये पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट ये कि आपने मुबारकबाद हो, आपकी जो लीडरशिप आप लेके आए थे वसीम अकरम, उसके दौर में ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 ये शहर में आपने दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया, आपने एक मसला ज़रूर हल किया। हम 3-4 साल पहले सुनते थे कि लाहौर बड़ा साफ है, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, साउथ पंजाब से बड़ी ज्यादती हुई है। इमरान खान ने सुन ले मेरी बात पूरी कर लेते। इमरान खान ने एक इंसाफ कर दिया, उसने कहा जितना साउथ पंजाब गंदा है उतना लाहौर भी कर दिया, मैच बराबर हो गया। अच्छा भट्टी साहब, आप बहुत कहानियां सुनाते हैं, मैंने 2 फिक्रे में कहानी सुनानी है। गधे और शेर की जो है शर्त लग गई कि ये दीवार कौन गिराएगा। शेर ने टक्कर मारी, दीवार हिल गई, गधे ने आके हल्का सा हाथ लगाया, दीवार नहीं गिरी। यानी शेर ने टक्कर मारी मगर उसकी नीचे तक हिल गई, मगर आके गधे ने थोड़ा सा उसको धक्का दिया। इस कहानी को किसी से मुताबिकत ना कीजिएगा। ये जो पीछे से 35 साल से यहाँ गंद डाल रहे थे, वो एक आया है, और आज फिर एक इंटरव्यू आया है कि कैसे तैयारी की गई थी यहाँ मुस्लिम लीग नून में कि ये आके मईशत में नाकाम हो।
तो आप क्या समझते हैं ये अकेला इसने बुजदार ने कर दिया है? अगर ये सांगे मांगे कर लेता तो ये बेस्ट होता यहाँ का वजीर आला। ये वजह है, क्या ख्याल है आपका? मैं काजी साहब इशफाक हुसैन है माशी एक्सपर्ट, मैं उनकी सुन रहा था, वो कह रहे थे 2017 में ऐसी जानबूझ के पॉलिसियां बनाई गई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। मैंने खुद उनका ये इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा जान के इस किस्म की पॉलिसियां बनाई गई कि नून लीग को पता चल गया था कि आइंदा हुकूमत उनकी नहीं आएगी, तो ये जो हालात हुए हैं वो होने ही हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि उस घोड़े पे बैठना नहीं चाहिए जिसकी वागें आपके हाथ में ना हो, जिस घोड़े को आप कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो जाहल आदमी हो, घोड़े से ही उतर जाओ, घोड़े को गाली ना दो। अच्छा, ये पॉलिसी भी नून लीग की है कि 77 अरब रुपए आपने लगाए हैं बुलदार साहब ने अपने हल्के पे। ये भी नवाज शरीफ का हुक्म था, 2 अरब और मजीद मांगे हैं कि वहाँ पे ये नवाज शरीफ का हुक्म था कि लोअर को गंद डाल दो, यहाँ का कूड़ा न उठाया जाए। ये भी 2 साल सुन लें। बुजदार साहब ने बैन ही वो किया जो उनके प्रेडिसेसर ने पूरे पंजाब का पैसा लाहौर में लगा के बनाया, कुछ नहीं, गंद ही डाला। तो उसी नक्शे कदम पे बुजदार चल रहा था। इन्होंने साउथ पंजाब और लोअर को यार मुझे बताएं ना कि पूरे पंजाब का पैसा आप यहाँ 15 साल लगाते रहे और वो भी ठेकेदारों के साथ मिलकर खाया, आपके 25 अरब का पता ही कोई नहीं है। तो बुजदार बेचारे ने कर लिया, तो फड़ लिए तो वाह, क्योंकि ये बड़े चोर निकल गए, नहीं तो निक्का बैठे हैं तो काजी साहब ये पॉलिटिकल बात नहीं, ब्रेक पे जाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा यही रवायत है, लाहौर दुनिया यही रवायत है। और ये आपके अजीम लीडरों की अजीम रवायत है जिसकी वजह से लाहौर गटर बन गया है और इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने भी ठीक नहीं किया, मगर लायन शेयर आपके लीडरों का है। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस कौन से 100 लोग थे जिन्होंने हमारे फाजिल जजों को, हमारा दिल दुखता है कि इस तरह से खुद उनके लफ्ज़ों में यरगमाल बनाया। इसके अलावा गाड़ियों पर जो ओन खत्म हो रहा है, ये गाड़ियों में कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं है, इतनी घटिया गाड़ियाँ इंतहाई महंगी दुनिया की यहाँ बिक रही हैं। कौन है? वाली वारिस है हमारा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। 2 स्टोरीज हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। एक तो जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा है और कहानी किस तरफ जा रही है। उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने बनाई नहीं, हर आदमी जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको मजबूर कर दिए गाड़ी खरीदे, और गाड़ी कौन सी? सब स्टैंडर्ड घटिया, दुनिया की सबसे, और दुनिया की सबसे महंगी। क्यों है ये? इन पे दोनों पे बात करेंगे। पहले जजेस के हवाले से बड़ी साहब बात कर लेते हैं। फाजिल जज साहब ने कहा कि 100 लोगों की वजह से वो सारी बार को मिलान नहीं कर सकते, बात तो ठीक है, लेकिन वो 100 से थोड़े ज़्यादा ही लोग लगते थे वहाँ पे। कुछ होने वाला है या इसका मुस्तकबिल भी PIC वाला होगा? भाई साहब, मैंने उस वक़्त की फुटेज निकालने कुछ नहीं होगा। जिस दिन PIC पे हमला जो जंगी क्राइम कहलाता है, उस दिन कुछ नहीं हुआ था। उस दिन के बाद पाकिस्तान का कोई भी शख्स महफूज नहीं। और इस केस में भी मोहतरम जो भी वकला साहबान ने हाई कोर्ट की चीज़ें हमला किया, किसी को कुछ नहीं होगा। ये नोट कर लें, 2-4 शायद पकड़े जाएं 2-4 दिन के लिए, कुछ नहीं होगा। जब दिल के मरीज पे, मरने वालों के आखिरी सांसों पे ऑक्सीजन छीनने वाले आज़ाद हो सकते हैं, तो 2-4 गमले तोड़ने वालों का या हाई कोर्ट की अदालत में पहली दफ़ा तो नहीं हमला हुआ, ख्वाजा शरीफ पे भी हुआ, मुल्तान हाई कोर्ट में भी हुआ, दर्जनों नहीं सैकड़ों वाक़यात है। लिहाजा काजी साहब, यहाँ गॉड फादर की हुकूमत हो, वहाँ कानून कमज़ोर रहता है। बटी साहब लास्ट कमेंट कर दें इस पे कि इट इज़ इन ग्रेट ट्रेडिशन जो हमने सेट की थी जुडिशरी पर हमलों की, ये उसी की वेरी सैड है। देखें जनरली दुनिया भर में तो कानून का यही मतलब है, नंबर्स का कोई ताल्लुक नहीं। गलत काम गलत है, एक बंदा करे 100 करे। जज साहब बेहतर समझते हैं, हमसे बेहतर उनका कमेंट है, मगर मेरा ख्याल है अगर आप किसी को किसी के गलत काम की सज़ा नहीं देंगे तो फिर कानून तो ना रहा। चलें, और दूसरा ये कि फाजिल साहब ने भी एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी उनकी मिसेज भी बल्कि आजकल लिख रही है, वो भी चीज़ें अपना वो भी एक्टिव, तो ये भी मेरे ख्याल में एक तरफ बढ़ रही है। बड़ी साहब आप कमेंट करेंगे काजी फाजिल साहब ने जो ख़त लिखा है कि उन्हें इत्तला किए बगैर मीडिया को दे दिया गया, कुछ है इस बारे में आपके पास? अगर आप मेरे पास काजी सईद मेरी फेवर करें, मुझे कायद फाइज ईसा साहब का नंबर भेज दें, मैं भी एक व्हाट्सएप सेंड करना चाहता हूं कि हम भी जुल्म के शिकार हैं, हमें भी इंसाफ दे दें। अगर नवाज शरीफ को इतना मिल सकता है तो हम भी तो चले ठीक है, बल्कि वो इतने बड़े जज हैं, वो हमारी भी सुनवाई हो सकती है, वो बुला सकते हैं उनको और जज साहब दोबारा कह सकते हैं गुलजार साहब से आज़ादी सहाफ़त के लिए। अगर आप अच्छा अब आगे बढ़ते हैं मलिक साहब, मैंने आपसे पूछना है कि यहाँ रेगुलेटरी रजीम बनाई गई थी जब आपने इस पूरा बिजनेस मॉडल बनाया था, ओगरा बनाएंगे, नेपरा बनाई हमने, वो खुदा बख्श अबू बकर साहब कहते हैं कि सब के सब जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। ये अब आज हमने गाड़ियों का मामला टेकअप किया है, कभी हम और मामला टेकअप करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हम 5 साल पुरानी गाड़ी जो बाहर से मंगाते हैं
वो आपकी नई गाड़ी से 1000 गुना अच्छी होती है। इनके मेरे पास रिपोर्ट हुआ कि जनाब इतनी बड़ी गाड़ी जो करोड़ रुपए की आती है, यहाँ असेंबल होती है, बनती नहीं है, असेंबल होती है, पुर्जे बाहर से आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जाता है, मगर एक्सीडेंट में उनके वो नहीं खुलते, जिसे आप कहते हैं बैग्स, वो एयर बैग्स नहीं खुलते। वारी वारस है इस मुल्क में। बड़ी तकलीफ दे बात आपने की है। और ओन भी ओन की तरफ पहले सॉरी बात कर दूं, पहले जाली उसकी पैदा करते हैं, स्केर्सिटी, हाँ जी हाँ, उसकी किल्लत पैदा करते। मैं जो आपको बात देखे, हुकूमत अच्छी बुरी बात की बात है, मैं कतई इमरान खान पे बात नहीं कर रहा। हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है आम आदमी का रिलीफ। ये हम ऐसे बदकिस्मत मजलूम पाकिस्तानी, देखिए हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। आपने कहा कि आप गाड़ी बनाएं, मैं गाड़ी बनाता हूँ, मैं 20 लाख की बेचता हूँ। आपने जैली मसरूई किल्लत पैदा की, आप अमीर बंदे, आपने 3 बुकिंग करा दी, आपने 20-20 लाख की गाड़ियाँ ली मार्केट में, हमें 23-23 की, 24-24 लाख की बेच दी। आप घर बैठे हैं, आपने ज़िंदगी में एक कहते हैं ना कदम भी नहीं कमाया, आप पैसे कमा रहे हैं। इस हुकूमत ने पता क्या सोचा, इन्होंने कहा नहीं, हमने आम आदमी के लिए कानून को हरकत में नहीं लाने देना, हमने ब्लैक नहीं रोकनी, हमने ये जो किल्लत जैली पैदा करनी है इसको, हमने इसका हल ये निकाला, इन्होंने हल उसका ये निकाला कि आप 3 लाख हमें जुर्माना करें, हमें टैक्स दे दें, फिर आप 3 मंथ उनको भी दें। बड़ी साहब लास्ट कमेंट है आपका, ये गाड़ियों में वही फ्रॉड है जो बाकी भी हो रहा है। अच्छा मलक साहब इजाजत दे दे, मुझे आज खांसी हो रही है, उसका जिम्मेदार तो मैं इमरान खान को ना करूं। नहीं वही है, क्योंकि पोल्यूशन में आपको खांसी होगी, इमरान खान जिम्मेदार है इस खांसी का। 20 रुपए किलो है, हाँ इमरान खान जिम्मेदार है। तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लेता है। और ब्लैक में गाड़ियां बेचते हो, फ्रॉड करके बेचते हो, जाली किल्लत करके उसे ओन का नाम देते हो। एक सब्जी वाला 2 रुपए ज्यादा ले लेता है तो वो ब्लैक मेलर है, वो गलीज आदमी है। टिकट का सिनेमा ब्लैक करने वाला ब्लैकिया कहलाता था, गाड़ियों का ब्लैकिया ताजर कहलाता है। फिर आप कहते हैं कानून, वो सारा कुछ ये कर दिया, वो साहब आपने बात कर दी, मगर सवाल करप्शन है कि ये लोग हैं, ये अबव द लॉ हैं, ये अदालतों पर हमले करे, ये ब्लैक मनी कमाएं, इनको कोई टच नहीं करता। आम आदमी का भुरकस निकाल देते हैं, भूख से भी और कानून से भी। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।